हाँ, तो अब हम यहाँ पे एथनोमेथोलॉजी से रिलेटेड बात कर रहे हैं आपसे कि एथनोमेथोलॉजी को समझा जाए। तो चलिए, एथनोमेथोलॉजी की बात होती है तो एथनोमेथोलॉजी क्या है इसको भी समझा जाए। आखिर देखिए, एथनोमेथोलॉजी को हिंदी में कहते हैं लोक विधि विज्ञान। लोक विधि विज्ञान, ठीक है। अंग्रेजी शब्द एथनो का अर्थ है लोक, देख लीजिए, इथनो का अर्थ है लोक या जनसाधारण, ठीक है। इथनो मेथोडोलॉजी, मेथड का मतलब पद्धति, इथनो का मतलब लोक या लोक, मेथड का मतलब पद्धति और लोगस का मतलब स्टडी। इस बात की एथनोमेथोलॉजी लोक जनसाधारण द्वारा प्रयुक्त विधि और वैज्ञानिक अध्ययन है। लोग जिस विधि का इस्तेमाल करते हैं उस विधि को, जनसाधारण जिस विधि का इस्तेमाल करते हैं उस विधि को एथनोमेथोलॉजी कहते हैं। लोक विधि विज्ञान यानी लोगों का विज्ञान है ये। चलिए आगे आइए। समाजशास्त्री सिद्धांतों में फेनोमेनोलॉजी उपागम है। इसमें एथनोमेथोलॉजी सबसे अधिक और संपूर्ण विधि समझी जाती है। इस विधि के प्रणेताओं में गारफिंकल का नाम अग्रणी है। मैं आपको ये बताऊं कि देखिए, फेनोमेनोलॉजी से ही निकला है सब, लेकिन एथनोमेथोलॉजी और ज्यादा ऑथेंटिक है, सबसे ज्यादा ऑथेंटिक माना जाता है। चलिए आगे लिखिए। समाज और संरचना बनी रहे, इसकी पहचान सुदृढ़ रहे, इसके लिए लोक जीवन के कुछ तौर तरीके हैं। समाज के कुछ नियम है और अवस्थाएं आदि को बनाए रखने के लिए जनजीवन जिन विधियों और तरीकों को अपनाता है वही एथनोमेथोलॉजी है। जिन तरीकों को आम जन अपनाते हैं वही एथनोमेथोडोलॉजी है। समझ में आ गया बात? आइए, अधिक सरल शब्दों में कहेंगे कि एथनोमेथोलॉजी उन विधियों का अध्ययन करता है जिनके माध्यम से लोगों की धारणाएं बनी रहती हैं, उनमें परिवर्तन लाया जाता है। अब देखिए, एक चीज आया, सबसे इंपॉर्टेंट बात है लोगों की धारणा। लोगों की धारणा जिस से बनी रहती है, जिस पे बनी रहती है वो एथनोमेथोलॉजी। जैसे सपोज के भारत में गरीबी है और भारत में गरीबी का क्या कारण है, एक लोगों की धारणा बनी है। गरीबी के कारण क्या हो सकती है? राजनीतिक इच्छा शक्ति। मान लीजिए अगर नौकरी नहीं देना चाह रही है कोई सरकार या इंडस्ट्री नहीं लग रही है, लोगों के मन में इस बारे में क्या है, लोगों ने क्या नियम बनाया है कि आखिर गरीबी क्यों है, ठीक है, लोग अपने हिसाब से सोचते हैं। दैट इज कॉल्ड लोक विधि विज्ञान। अब समझ में आया? तो फादर ऑफ एथनोमेथोलॉजी है गारफिंकल। इस अवधारणा के प्रणेता गारफिंकल ने जब इसका प्रयोग किया तो उन्होंने तकनीकी अर्थों में कहा कि एथनो का अर्थ अपने समाज या समूह के सदस्यों के समाज के बारे में सहज बुद्धि, कॉमन सेंस नॉलेज, ध्यान रहे, सहज बुद्धि यानी कॉमन नॉलेज। कॉमन नॉलेज एक होना चाहिए कि भाई एक चीज बताइए, कॉमन नॉलेज होना चाहिए कि आत्महत्या क्यों हो रहा है, बेरोजगारी का क्या कारण है, एक कॉमन नॉलेज है ना देश में, बेरोजगारी का क्या कारण है, क्या पढ़ लिख लेंगे तो नौकरी मिल जाएगी, पढ़ लिख के नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, एक कॉमन नॉलेज है। एक कॉमन नॉलेज है पढ़ाई लिखाई से क्या फायदा है, एक कॉमन नॉलेज है कि अच्छा पेशा कौन है, एक कॉमन नॉलेज है आईएएस क्या है, एक कॉमन नॉलेज है नेट तैयारी क्या है, एक कॉमन नॉलेज है कि आईएएस करने से कितना सम्मान मिलता है सोसाइटी में। तो ये समाज के संबंधी सहज ज्ञान को एथनो की परिभाषा में आता है, समझा? इन एथनो का विरुद्ध अर्थ समाज के सदस्य लोग या लोगों से है, समाज के सदस्य से लगाते हैं। इन सबको मिलाकर गारफिंकल कहते हैं कि लोग दिन प्रतिदिन की गतिविधि के प्रति सहज विरुद्ध ज्ञान रखते हैं। इससे स्पष्ट है कि, इससे क्या स्पष्ट है कि दिन प्रतिदिन की ये गतिविधियां सामान्यतः लोग स्वीकृत मानकर चलते हैं, स्वीकृत मानकर चलते हैं। उस घटना को ही लोक विधि विज्ञान कहा गया है। तो इतना मतलब ही समझ गए। आम तौर पे लोगों की जो धारणा है किसी मुद्दे पे, उस बात को लेके एथनोमेथोलॉजी, आम लोग क्या सोचते हैं, आम लोग शिक्षा के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या धारणा है,
आम लोग बेरोजगारी का क्या धारणा रखते हैं, ये पॉइंट आप लिख लेंगे। आम लोग बेरोजगारी के बारे में क्या सोचते हैं, आम लोग जॉब के बारे में क्या सोचते हैं कि जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी, आम लोग क्या सोचते हैं, नेता के बारे में क्या सोचते हैं, नेता कैसे लोग होते हैं, आम लोग किसी धारणा के बारे में आम लोग एक धारणा बनाते हैं, वही धारणा एथनोमेथोलॉजी के रूप में काम करती है। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया है। अब इसमें कुछ अवधारणा है, उसको आप समझिए। उसमें एक अवधारणा है, ये अवधारणाएं एवं नियम सिद्धांत में केंद्रित है। आत्मवाचक क्रिया और अंतः क्रिया, ये है रिफ्लेक्सिव एक्शन एंड इंटरएक्शन। कहते हैं कि हमारी अधिकांश अंतः क्रियाएं यथार्थ तथा वास्तविकता को बनाए रखने के लिए होती है। ऐसी अंतः क्रिया आत्मवाचक होती है। इन क्रियाओं का केंद्र स्वयं व्यक्ति होते हैं। इन क्रियाओं में धार्मिक अनुष्ठान, कर्मकांड आदि आते हैं। उदाहरण के तौर पर यज्ञ से इंद्र देव प्रसन्न होते हैं और पर्याप्त वर्षा होती है, ऐसा विश्वास है। तो जो विश्वास है वैसा आप करते हैं। आपको विश्वास है कि आप मेहनत करेंगे तो आपको जॉब होगी, तो जब आप मेहनत करेंगे तो आपको जॉब होती है। तो ये विश्वास आपका बना के रहता है, बना बनाया आप बनाते रहते हैं। ये विश्वास जो है रिफ्लेक्सिव है, बार बार होता रहता है और इंटरेक्शन होता है। इससे आगे जब यज्ञ कर लेते तो वर्षा नहीं होती है। तो इसमें लोगों के विश्वास में कोई कमी नहीं आती, क्योंकि वो मानते हैं कई बार पूजा सही से नहीं हुई। तो अब जैसे मान लीजिए कि आपने मेहनत किया और जॉब नहीं लगी, मेहनत करके आपने खूब मेहनत किया और जॉब नहीं लगी, तो आप क्या मान कर चलते हैं कि आपने सही से नहीं पढ़ा होगा। लेकिन लोगों का विश्वास है कि जो मेहनत करेंगे उनको जॉब लगेगी। तो ये है असल आत्मवाचक अवधारणा। बराबर हमें ये बताती है कि लोग अपनी अंतःक्रियाओं से किसी विशेष यथार्थ को बराबर बनाए रखते हैं। एथनोमेथोलॉजी का अध्ययन इस प्रश्न पर अधिक केंद्रित होता है कि आत्मवाचक क्रियाएं किन परिस्थितियों और प्रसंगों पर देखने को मिलता है। परिस्थिति और प्रसंग का रोल बहुत ज्यादा है, समझ रहे हैं आप। मान लीजिए किस परिस्थिति में है, क्या है, इसका बहुत बड़ा रोल है। एथनोमेथोलॉजी आगे आइए। एथनोमेथोलॉजी का तर्क है कि हमारे जो भी प्रतीक हैं ये संदर्भिता का अर्थ है। इसका दूसरा कॉन्सेप्ट है इंडेक्सिकलिटी ऑफ मीनिंग, यानी कॉन्टेक्स्ट। इसको आप सही से समझिए। कॉन्टेक्स्ट पे जोर देता है, रेफरेंस पे जोर देता है, संदर्भ पे जोर देता है एथनोमेथोलॉजी। जैसे देखिए एथनोमेथोलॉजी का तर्क है कि हमारे जो भी प्रतीक हैं, हंसना, रोना, गाना, नाचना, दांत खींचना, इन सब का अर्थ किसी न किसी संदर्भ में होता है। अब जैसे देखिए रोना, रोना को आप समझिए तो रोना, इसको आप लिख लेंगे। रोना का मतलब दो है, एक तो कभी खुशी में भी रोने लगते हैं, गम में भी रोते हैं, लेकिन किस परिस्थिति में है। और हंसना का मतलब भी दो है। अब हंसना का कई मतलब है। अब हंस रहे हैं, किस वजह से हंस रहे हैं, या तो व्यंग कर रहे हैं हंसना। अब हंसने का क्या क्या अर्थ हो सकता है बताइए। हंसने का मतलब कहीं व्यंग भी हो सकता है और खुशी में भी हंस सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। तो मतलब कंटेक्स्ट का बहुत बड़ा रोल है। आगे एथनोमेथोलॉजी उपरोक्त अवधारणाओं आत्मवाचक और संदर्भ में अंतःक्रिया का विश्लेषण करता है। तो समझ में आ गया, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज था। अब आगे आइए, गारफिंकल क्या कहते हैं उसको। गारफिंकल का, गारफिंकल की किताब है स्टडीज इन एथनोमेथोलॉजी और फादर ऑफ एथनोमेथोलॉजी है। ये खूब आता है, ये दोनों नेट में भी आता है। गारफिंकल का केंद्रीय मुद्दा यह है कि लोग स्वीकृत धारणाओं के अनुसार अपने व्यवहार का अनुकरण क्यों और कैसे करते, क्यों करते हैं, आखिर वो क्यों टीचर को नमस्कार करते हैं लोग, क्यों माँ बाप को नमस्कार करते हैं, स्वीकृत धारणा को क्यों लेके चलते हैं। गारफिंकल ने प्रोफेसर के कक्षा में व्यवहार जैसे कई छोटे छोटे प्रयोग किए। सबका निष्कर्ष में निकालते हैं कि समाज में लोगों की अभिव्यक्ति जो कुछ होता है उसे स्वीकार कर लेते हैं कि है। बात यह है कि सभी गतिविधियों में कोई न कोई व्यवस्था अवश्य होती है। समाज के सदस्यों के व्यवहार नियमानुसार ही होते हैं। इसी कारण प्रोफेसर के बाजारी व्यवहार को भी विद्यार्थियों ने व्यवस्थित और नियमित समझ कर एथनोमेथोलॉजी जिस विधि विज्ञान द्वारा लोग इस तरह का व्यवहार करते हैं उन विधियों का विश्लेषण कर वो मान करके चलते हैं। और उसी तरह के व्यवहार, अगर मान लिया कोई माँ बाप कैसा व्यवहार करता है तो वो व्यवहार वैसा ही वो रिपीट करते रहते हैं, तो उस व्यवहार को वो मान के चलते हैं।
गार्फिंकल एथनोमेथोलॉजी के सिद्धांत निर्माण में प्रकारवादी विचारधारा में असहमत हैं। वे दर्कहाइम के सामाजिक तत्व की आलोचना करते हैं। दर्कहाइम कहते हैं कि व्यक्तियों के लिए वस्तुनिष्ठ सामाजिक तत्व की समाज है ही समाज है। दर्कहाइम की तरह प्रकारवादी भी ये मानकर चलते हैं सामाजिक व्यवस्था, लेकिन ये गार्फिंकल जो है सब्जेक्टिव मीनिंग पर भी जोर देते हैं। गार्फिंकल का तर्क गलत है कि उनका कहना है कि सामाजिक तत्व अपने आप में कुछ नहीं, उनका निर्माण और अस्तित्व व्यक्तियों की दिन प्रतिदिन की गतिविधियों पर निर्भर है। एथनोमेथोलॉजी प्रकारवादियों के विपरीत ये मानकर चलता है कि समाज में जो कुछ है वो समाज ने नहीं बनाया, उसे बनाने में सिर्फ व्यक्तियों का है। समझ में आई बात? यहाँ व्यक्ति और समाज की लड़ाई चल रही है। दर्कहाइम समाज पे बल देते हैं और गार्फिंकल व्यक्ति पे बल देते हैं। ठीक है, आगे आइए। गार्फिंकल ने एथनोमेथोलॉजी के सिद्धांत की विशेषता बताई है, विवरण और अभिप्राय कहा है कि मीनिंग क्या है जो आप कर रहे हैं कोई काम। जैसे गार्फिंकल का कहना है कि विवरण और अभिप्राय इस बात पर निर्भर करता है कि स्थिति कैसी है। जब दो व्यक्ति अपने अंतःक्रिया को कोई अभिप्राय कर देते हैं तो उनका संदर्भ किसी न किसी स्थिति से होता है। उस सिचुएशन में वो कैसे उसकी मीनिंग को लेते हैं। जैसे मान लिया हंसना, रोना, गाना। अब हंस रहे हैं तो उस समय हंसने को क्या ले रहे हैं, अब रो रहे हैं तो उस समय, अब रोने में खुशी से रो सकते हैं तो वो क्यों बुरा लगेगा भाई, वो तो अच्छी चीज है। तो वो मीनिंग और रेफरेंस को लेते हैं। अध्ययन विधि एथनोमेथोलॉजी के क्षेत्र में काम करने वाले अनुसंधानकर्ता जिन विधियों को काम में लाते हैं उन्हें वैयक्तिक अध्ययन को काम में लाते हैं। गहन साक्षात्कार और जीवन कथा आदि सम्मिलित होती है। ठीक है, वास्तविकता यह है कि एथनोमेथोलॉजी का अध्ययन एथनोमेथोलॉजी गतिविधि का अध्ययन है, न कि गतिविधियों के बारे में कोई सिद्धांत। ये सिद्धांत नहीं है, ये तो कुछ इस तरह से कोई व्यक्ति नदी में कूद कर तैरता सीखे। ये ठीक है कि आदिम पुस्तकों को पढ़कर तैरना सीख सकते हैं, लेकिन एक दक्ष तैराक बनाने के लिए आवश्यक है कि स्वयं पानी में कूदकर तैरना सीखे। मतलब यह है कि व्यक्तियों को समाज में जाके व्यक्तियों से अंतःक्रिया करके व्यक्तियों के विचार को जानना, व्यक्तियों की क्या धारणा है समाज में, धारणा पर जोर देना, ये है असल इसके बारे में एथनोमेथोलॉजी के बारे में। आगे आइए। तो और एथनोमेथोलॉजी के बारे में ब्लूमर और कुहन का अंतर है। इन्होंने भी काफी, ये सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म का है, सॉरी। तो चलिए मैं इसको एक बार चला देता हूं ताकि कोई अगर आप लोग लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। ये अंतर है, ये भी जानना आपके लिए जरूरी है। एक नज़र आप इसको जरूर देख लीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। जब आप किसी का सिलेबस हो सकता है ब्लूमर और कुहन से रिलेटेड, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, नेट वगैरह में तो आते हैं। तो ब्लूमर में सिंबॉलिक इंटरेक्शन पर जोर देते हैं, बोलते हैं कि बच्चा जो इंटरेक्शन करता है याद आया होगा, और कुहन उससे एक आगे जाते हैं। तो ये है, तो मैंने सोचा इसको, चलिए यहाँ पे एक शॉर्टकट मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ। देखिए सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म में कौन कौन वैज्ञानिक है इसको आप जान लीजिए। जीएच मीड है सिंबॉलिक इंटरेक्शन में, ब्लूमर है, कुहन है, गॉफमैन है और कूले हैं। आगे आइए। फेनोमेनोलॉजी में कौन कौन है? फेनोमेनोलॉजी के वैज्ञानिक हसरेल है, शुट्ज है, सांतियाना है। आगे आइए। एथनोमेथोलॉजी में गार्फिंकल है। आगे आइए। स्ट्रक्चरलिज्म में ये याद होना चाहिए आपको, क्वेश्चन आते हैं, लेवी स्ट्रॉस, माइकल फुकाल्ट, पीटर ब्लाउ, पियर बोर्डो और रॉबर्ट वुथनाउ, ये सब हैं। और चलिए, तो ये रहा कुल मिलाकर के हमने आपको बता दिया। तो फेनोमेनोलॉजी हमारा खत्म हो गया। आगे हम